आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश से जुड़ी सबसे अहम और चौंकाने वाली खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और उजागर करेंगे बिहार में बम्पर वोटिंग का राज, हरियाणा में वोटर लिस्ट विवाद की सच्चाई, उत्तर प्रदेश में ड्रग्स और नकदी के बड़े जाल का पर्दाफाश और गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में बम्पर वोटिंग का राज क्या है, कौन किसके पक्ष में खड़ा है और बड़ा हुआ मतदान आखिर हमें क्या बता रहा है। इसके बाद हम बताएंगे हरियाणा में वोटर लिस्ट में कथित धांधली और बीएलओ की अहम भूमिका के बारे में। फिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस ने कैसे करोड़ों रुपए बरामद कर माफिया के नेटवर्क को तहस नहस किया। और अंत में एक बेहद गंभीर मामला, गुजरात एटीएस ने कैसे 3 आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर देश में संभावित आतंकी हमले का खतरा टाल दिया। इन सभी खबरों पर खुलासा करेंगे विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की खबरें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि देश और समाज के लिए बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुल्लू के गांव झनियार गांव में लगी भीषण आग, 5 से 7 घर जलकर हुए राख। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को करेंगे अनिवार्य, सीएम योगी का ऐलान। दिल्ली और लखनऊ था टारगेट, गुजरात में पकड़े गए आईएसआईएस के 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक किया बरामद, 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव, जनता देगी जवाब, विजय सिन्हा का बड़ा हमला। दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल पर शख्स ने खुद को मारी गोली, मौत। भारत चीन संबंध सुधार की राह पर 5 साल में पहली बार दिल्ली से शंघाई के लिए उड़ी फ्लाइट। 60 करोड़ फ्रॉड केस में शिल्पा सेठी राजकुंद्रा पहुंचे हाईकोर्ट, एफआईआर रद्द की मांग। सोना हुआ सस्ता, चांदी पड़ी फीकी, 1,22,468 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। शेयर बाजार में बढ़त के साथ क्लोजिंग, सेंसेक्स 319 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,550 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ और चुनावी दंगल में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या रहा? वोटिंग। जी हां, आपने सही सुना, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग 8% ज्यादा लोग मतदान के लिए पहुंचे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यह बढ़ा हुआ मतदान सिर्फ राजनीतिक उत्साह का नतीजा है या फिर चुनाव आयोग की मेहनत और डिजिटल सुधारों का कमाल? फर्जी वोटर्स हट गए, बूथवार सूची डिजिटल हुई और क्यूआर कोड स्किल जैसी नई तकनीकें लागू की गईं। यानी कि मतदान बढ़ा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई लहर साफ तौर पर किसी के पक्ष में है। और एक और मजेदार सवाल कि क्या ये वोटिंग नीतीश कुमार के काम के लिए है या तेजस्वी यादव के वायदे और युवाओं के जोश का असर है? महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी और साइलेंट वोटर की सक्रियता ने तो पूरे चुनावी समीकरण को ही उलझा दिया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में ये बम्पर वोटिंग किस तरह राजनीतिक सस्पेंस बढ़ा रही है, कौन किसके साथ खड़ा है और आखिरकार ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत हमें क्या बता रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। बिहार के पहले चरण के चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिलाएं पुरुष लंबी कतारों में खड़े दिखे और खास बात यह रही कि इस बार महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा रही। नीतीश कुमार की लोकप्रियता का असर महिलाओं में साफ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना और शराबबंदी जैसे कदमों ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ नीतीश कुमार के काम का ही असर नहीं है। इस बार एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण ने भी मतदान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। फर्जी और निष्क्रिय वोटर्स हटने से वास्तविक मतदाता प्रतिशत में इजाफा हुआ। इसके साथ ही डिजिटल बूथवार सूची, क्यूआर वोटर स्लिप और चेहरा पहचान तकनीकी ने मतदान को और पारदर्शी बना दिया। और हां, केवल ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी लोग सक्रिय दिखे। इसका मतलब यह है कि साइलेंट वोटर्स जो सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देते, इस बार वोटिंग के लिए घर से बाहर आए।
ये वोट कई जगह निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में सीटें अक्सर 1000 से 3000 वोटों के अंतर से तय होती हैं। ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है कि क्या ये बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार के पक्ष में है या तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी। रिपोर्ट से पता चलता है कि वोटिंग का असर दोनों तरफ महसूस किया जा रहा है। महिलाएं और कुछ ओबीसी ईवीसी समुदाय अभी भी नीतीश कुमार के काम को मान रहे हैं, वहीं यादव, महादलित और कुछ मुस्लिम समुदाय तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई पड़े। सही में देखा जाए तो ये वोटिंग दोहरी है। कुछ लोग सत्ता के लिए समर्थन दिखा रहे हैं तो वहीं कुछ सत्ता के विरोध में। और अगर देखें तो अब तक कोई भी पूरी तरह से लहर में नहीं है, मतलब बदलाव की पूरी संभावना है। नीतीश कुमार ने चुनावी माहौल में अपनी ताकत काम बनाम वायदे के जरिए दिखाई दी। वहीं तेजस्वी यादव ने युवाओं और रोजगार पर जोर देकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की। साथ ही कुछ छोटे दल जैसे जनसुराज, भीम आर्मी, वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर ये दल 3 से 4% वोट भी ले सकते हैं तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। लेकिन ये भी सच है कि 2020 की तरह इस बार भी तेजस्वी यादव के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। और अगर नीतीश कुमार के काम की जगह वायदों पर भरोसा बढ़ा, नतीजा उनके पक्ष में भी जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में बम्पर वोटिंग ने चुनावी सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। महिलाएं वोटिंग में आगे हैं, साइलेंट वोटर सक्रिय हैं और हर खेमे के समर्थक पूरी ताकत लगा रहे हैं। किसकी जीत होगी, कौन कितनी सीटों से बढ़त बनाएगा, ये तो 14 नवंबर को साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार हर हाल में जीत रहा है और जनता का वोट हमेशा बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहता। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हरियाणा में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। उन्होंने एक विदेशी महिला की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया था कि इस महिला ने 10 अलग अलग बूथों पर 22 वोट डाले। ऐसे में अब सवाल उठता है कि वोटर आईडी कार्ड बनने के प्रोसेस में ऐसा कैसे संभव हो सकता है और इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बीएलओ कैसे काम करते हैं और क्यों कभी कभी वोटर लिस्ट में गलतियां हो जाती हैं। आपको बताते चलें, बीएलओ का सबसे अहम काम वोटर वेरिफिकेशन है। नए वोटरों को वेरीफाई करना है, जानकारी अपडेट करना है और जरूरत पड़ने पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना, ये सब बीएलओ का जिम्मा होता है। बीएलओ यानी कि जो मतदान केंद्र पर शिविर लगाकर या घर घर जाकर अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट अपडेट करते हैं। जब वोटर आईडी बनकर आती है तो उसे सीधे मतदाता को सौंप दिया जाता है। ये काम बीएलओ का होता है। बीएलओ बनने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र की लिस्ट दी जाती है। इसके बाद उन्हें समय समय पर अपडेट करना होता है, जैसे कौन नया आया, कौन चला गया, किसकी मृत्यु हुई या कौन 18 साल का हो गया। वहीं वोटर आईडी कार्ड बनाने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कोई भी वोटर अप्लाई कर सकता है, यानी कोई भी अपना वोट अप्लाई कर सकता है। तो बीएलओ की ऐप का नोटिफिकेशन आता है, बीएलओ वेरीफाई करके आगे भेजता है और ऑफलाइन में ज़रूरी दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 भरकर जिला चुनाव कार्यालय में जमा करना होता है, जहां निर्वाचन अधिकारी आगे की प्रक्रिया संभालते हैं। वहीं बीएलओ की आय की बात करें तो बीएलओ सालाना लगभग 6000 रुपये पाते हैं और इसे बढ़ाकर 12000 रुपये करने की योजना भी है। बीएलओ का कहना है कि फोटो में गड़बड़ी 2 वजह से हो सकती है। पहली, तकनीकी गलती या गलत अपलोड। दूसरा, ऑनलाइन सिस्टम में ऑटो वेरिफिकेशन मोड में फोटो स्वीकृत होना। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक हर मतदाता को यूनिक आईडी फॉर्म दिया जाता है। बीएलओ का काम इसे सही व्यक्ति से लिंक करना होता है। अगर किसी का नाम पुरानी लिस्ट से मिल जाए तो कोई नया कागज नहीं देना पड़ता है। बीएलओ की मदद बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि पार्टियों की ओर से नियुक्त होते हैं। बीएलए बीएलओ को जानकारी देने और निगरानी में मदद करते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस काफी संगठित है, लेकिन तकनीकी गलतियां और समय की पाबंदी कभी कभी गड़बड़ी का मौका दे सकती हैं। बीएलओ, जो इस प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी है, हर नाम का सत्यापन और अपडेट करते हैं, जबकि वीएलए उनकी मदद करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जैसे आरोपों के बीच ये समझना जरूरी है कि हर गलती धोखाधड़ी नहीं, बल्कि कभी कभी सिस्टम और तकनीकी कारणों से होती है। हमारी नजर रहेगी कि चुनाव आयोग इस पर कैसे सुधार लाता है और आने वाले चुनावों में वोटर लिस्ट की सटीकता कितनी सुनिश्चित होती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों और नकदी के बड़े जाल को धराशायी किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा नकदी, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद किए गए। ये कार्रवाई किसी आम छापेमारी की तरह नहीं थी। इसे अंजाम दिया गया था एसपी दीपक ने, जिनकी पहले प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के नेटवर्क को ध्वस्त करने का तारीफ हुई थी। आइए जानते हैं कैसे इस अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और कितनी मेहनत के बाद पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की। आपको बताते चलें, मानिकपुर पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के घर दबिश दी। वहां कमरे के कोनों में छिपे बक्से, थैले और अलमारियों में बड़ी मात्रा में नकदी और ड्रग्स मिली, जिसमें नकदी 2 करोड़ 1,55,345 रुपए, गांजा 6 किलो 75 ग्राम, इसमें 577 ग्राम, अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस को नोट गिनने में पूरे 22 घंटे लगे। मौके पर नोटों की गिनती के लिए कई मशीनें लानी पड़ी, लेकिन रकम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पूरी कार्रवाई एसपी दीपक की रणनीति और इंटेलिजेंस का नतीजा था। उन्होंने खुद ऑपरेशन की योजना बनाई और टीम का नेतृत्व किया। छानबीन में सामने आया कि जेल में बंद राजेश मिश्रा अपने परिवार के जरिए तस्करी का धंधा चला रहा था। उसके परिवार के सदस्य, पत्नी, बेटा, बेटी और रिश्तेदार घर से इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। रीना मिश्रा मुख्य संचालक थीं और जेल से पति के निर्देश पर नशे के सौदे पर काम कर रही थीं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया गया है कि इससे पहले राजेश मिश्रा और पत्नी की 3.06 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी थी। अब इस नई बरामदी के बाद गिरोह की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है। एसपी दीपक ने बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी के लिए नहीं, बल्कि ड्रग्स माफिया की आर्थिक ताकत खत्म करने के लिए की गई है। उन्होंने साफ कहा, जेल में भी माफिया का नेटवर्क नहीं चला पाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2 करोड़ 1,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में ड्रोन और टेक्निकल सर्विलेंस का भी इस्तेमाल हुआ था। बरामद कैश को बैंक में जमा करने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक जांच भी की गई। जाहिर है प्रतापगढ़ पुलिस ने ड्रग्स और नकदी के बड़े जाल को नष्ट किया है और जेल में बैठे माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। एसपी दीपक की
सदी हुई रणनीति, तेज फैसले और इंटेलिजेंस ने इस सफलता को संभव बनाया। ये सिर्फ कानून की जीत नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की भी जीत है। जिले में अब नशे के कारोबार पर कड़ी नजर रहेगी और ऐसे अपराधियों के लिए जेल से भी नेटवर्क चलाना अब असंभव हो जाएगा। इस कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को फिर से साबित कर दिया है कि अपराध पर शिकंजा कसना संभव है, चाहे अपराधी कितने भी बड़े क्यों ना हों। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। गुजरात में एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका संबंध आतंकी संगठन ISIS से था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी लखनऊ के RSS दफ्तर और दिल्ली के आजादपुर मंडी की रेकी कर चुके थे और वहां हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन गुजरात एटीएस ने समय रहते इस बड़े आतंकी नेटवर्क को फेल कर दिया। आपको बता दें, गुजरात एटीएस ने शनिवार रात एक संयुक्त अभियान में 3 ISIS से जुड़े आतंकियों को पकड़ा। इनमें एक हैदराबाद में रहने वाला और 2 उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल थे। एटीएस के अनुसार ये आतंकी पिछले 1 साल से निगरानी में थे। पूछताछ में पता चला कि लखनऊ RSS कार्यालय और दिल्ली आजादपुर मंडी की रेकी उन्हीं के निर्देश पर की गई थी। दोनों उत्तर प्रदेश के आरोपियों ने बताया कि वहां भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी और हमले की योजना बनाई गई थी। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से 4 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, जहरीला पदार्थ बनाने वाली सामग्री जिसे रिशिन जैसा जहरीला पदार्थ तैयार किया जाता है, बरामद किया गया। वहीं डॉक्टर अहमद ने पूछताछ में बताया कि उनका सरगना अब्बू खदीजा अफगानिस्तान में और वे ISKP से जुड़े हैं। अहमद भारत में रिशिन नामक जहरीला पदार्थ तैयार कर रहा था और हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से लाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के दोनों आतंकियों ने बताया कि उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में कई जगह की रेकी की थी। दोनों आरोपियों ने मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में पढ़ाई के दौरान कथित तौर पर यह जहरीला पदार्थ तैयार किया था। वहीं अहमद ने चीन में मेडिकल पढ़ाई के दौरान जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया था। गुजरात एटीएस का मानना है कि ये मॉड्यूल्स ISKP का हिस्सा है, जिसमें कई स्लीपर सेल भी शामिल हैं। इसके जरिए पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार भारत में भेजे जा सकते थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी अब गुजरात पहुंच चुकी है और संयुक्त जांच कर रही है। एटीएस का कहना है कि इस कार्रवाई से संभावित रासायनिक हमले का खतरा टल गया। पूछताछ जारी है और अन्य संदिग्ध सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। जाहिर है, गुजरात एटीएस ने समय रहते एक बड़े आतंकी साजिश को विफल किया है। तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी और बरामदगी से देश में होने वाले संभावित हमलों को रोक लिया गया है। इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और देश की सुरक्षा के लिए हर तरह के खतरे का खात्मा करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद से जुड़े आतंकियों के इस गिरोह का पर्दाफाश निश्चित रूप से जनता के लिए राहत की खबर है। तो आज हमने देखा कि देश भर में किस तरह जनता, सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन मिलकर बड़े फैसलों और खतरों का सामना कर रहे हैं। बिहार में रिकॉर्ड मतदान ने चुनावी सस्पेंस को बढ़ाया है। हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में वोटर लिस्ट की सटीकता पर बहस जारी है। उत्तर प्रदेश में माफिया का आर्थिक नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया और गुजरात में आतंकियों की बड़ी साजिश विफल हुई। इन खबरों से साफ है कि चाहे चुनाव हो, कानूनी व्यवस्था हो या सुरक्षा, देश की निगरानी और जनता की जागरूकता हमेशा निर्णायक साबित होती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।